दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्रीकल्चर एग्ज़ाम ग्रुप पर। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी फॉर प्रिसीजन फार्मिंग और उसका टॉपिक रहेगा हमारा जियो इन्फॉर्मेटिक्स इन प्रिसीजन एग्रीकल्चर। तो ये हमारे फिफ्थ सेमेस्टर का वो है बीएससी फिफ्थ सेम में पूरा का पूरा आपका ये कोर्स आता है। तो इसको हम पढ़ेंगे और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। जियो इन्फॉर्मेटिक्स इन प्रिसीजन एग्रीकल्चर। तो एक्चुअली इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स है क्या, है ना, और उसका क्या रोल है प्रिसीजन एग्रीकल्चर के अंदर, या उससे क्या फ़ायदे हैं, या ठीक है, तो किस तरीके से ये एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट करता है। तो उसका हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो परिचय क्या रहेगा। जियो इन्फॉर्मेटिक्स इज डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस डीलिंग बाय mean of the spatial information, its acquisition, its qualification and classification, its processing, storage and dissemination। मतलब क्या है कि यहाँ पे कुल मिला के ये कॉम्बो है। जैसे पहले हम हमारा सिर्फ एग्रीकल्चर करते थे तो खाली वहाँ एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चर के साथ साथ जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका भी यूज़ करना और पुराने साइंस प्लस नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बेहतर अपनी खेती को बेहतर बनाना, है ना, और मतलब सटीक जितना रिक्वायर्ड हो उतने अमाउंट में चीज़ों को प्रोवाइड कराना वो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या, जैसे कि आप जियो इन्फॉर्मेशन के अंदर देख लेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा, या उसका फिर योग्यता क्या है ना, या भंडारण कैसे करना है, प्रसंस्करण कैसे करना है। तो ये सारी की सारी जो तकनीकें हैं वो मतलब टूल्स किसके रहेंगे, टूल्स रहेंगे आपके इसके टेक्नोलॉजी के और क्रॉप्स, और ये सब क्या रहेगा हमारा एग्रीकल्चर का। नेक्स्ट चीज़ क्या है, इट इज़ एन इंटीग्रल टूल टू कलेक्ट, प्रोसेस एंड जनरेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम स्पेशल एंड नॉन स्पेशल डाटा। तो ये क्या है कि ये एक इंटीग्रल टूल है जिसके तहत ये क्या करेगा कि इन्फॉर्मेशन को जनरेट करेगा। मतलब जो आपका पुराना डाटा होगा वो स्पेशल हो या नॉन स्पेशल हो, लोकेशन बेसिस पे अलग अलग जगह का अलग अलग तरीके का डाटे को इकट्ठा करके और इकट्ठा करने के बाद उसको क्या करेगा, उससे नई इन्फॉर्मेशंस निकालेगा। मतलब कि किस हिसाब से कब किस कंडीशन में कौन सी चीज़ फिट रहेगी, ये इससे ये बताएगा। देन है आपका जियो इन्फॉर्मेटिक्स इन अप्रोप्रिएबल ब्लेंडिंग ऑफ मॉड्यूल्स लाइक रिमोट सेंसिंग, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सॉरी सिस्टम एंड रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब इसके तहत इसने क्या बताया है कि जो आपका जियो इन्फॉर्मेटिक्स सिस्टम है इसमें ये अकेला नहीं, इसमें दो तीन जो इसके फैक्टर्स हैं या मॉड्यूल, एक तरीके का ये पूरा सिस्टम है। उसमें के अंदर आप क्या क्या देख लेते हैं, उसमें रिमोट सेंसिंग को ऐड किया जाता है, उसमें आपका ग्लोबल जीपीएस को ऐड किया जाता है ना, और इसको उसमें आपको जीआईएस को यूज़ किया जाता है। तो इन सभी का क्या करता है, ये इन सभी को कंबाइंड करके एक मॉड्यूल बनता है और उस मॉड्यूल के थ्रू इन्फॉर्मेशंस बनती हैं जो कि डायरेक्ट एग्रीकल्चर या फिर जो किसान है, कृषि है, उसके लिए उपयोगी होंगी, ठीक है। देन आएगा आपका टूल्स एंड टेक्निक इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो सेकेंड पॉइंट आपका जो रहेगा टूल, जो भू सूचना विज्ञान में उपकरण और तकनीकें। तो उसका सबसे पहली कौन सी तकनीक होगी आपकी, या कौन सा टूल होगा, तो वो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, या इसको हम जीपीएस बोलते हैं, है ना। तो जीपीएस क्या होता है, जीपीएस एक्चुअली क्या होता है, सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम होता है, जिसमें क्या होता है कि जो आपका उपग्रह होता है, जो आर्टिफिशियल उपग्रह हैं जो हम लोगों के ह्यूमंस के द्वारा भेजे गए, उन उपग्रहों से क्या होता है, उनसे ये धरती के कोने कोने की लाइव की कंडीशन जो तुरंत हो रहे होते हैं उनके फ़ोटोज़ या उनका सेंसर्स से वो क्या करते हैं, रेडिएशन के थ्रू पोजीशन का पता करते रहते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है वो पता करते रहते हैं, ठीक है। तो देन दूसरी चीज़ क्या हो जाएगा आपका, जीपीएस प्रोवाइड्स कंटिन्यूस 24 आवर पर डे रियल टाइम 3 डायमेंशनल पोजीशनिंग नेविगेशन एंड टाइमिंग वर्ल्ड वाइड इन एनी
वेदर कंडीशन। मतलब इसमें यहाँ पे क्या है कि देखिए ये जो जीपीएस होते हैं, ये जो सैटेलाइट्स होती है, एक्चुअली जीपीएस क्या है, सैटेलाइट्स का कलेक्शन है डाटा का, ठीक है। तो ये जो सैटेलाइट्स होती है ये हमेशा 24 घंटे एक्टिव रहती हैं, और ये क्या 3D में करती है, 3 डायमेंशनल होती हैं। जैसे हम लोग नेचुरली जो स्क्रीन देखते हैं ये 2D होती है, जो 3D होता है तो ये 3D में चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है, पूरे के पूरी चीज़ों को नेविगेट करता है ना। और एक नहीं, इन पूरी की पूरी बहुत सारी ऐसी सैटेलाइट्स होंगी पृथ्वी के आसपास, जो हमारी पृथ्वी है उसके आसपास सराउंडिंग में, वो सारी मिलकर एक ही जगह की या एक ही ऑब्जेक्ट की बहुत सारी फ़ोटो अलग अलग एंगल से, या एक ही ऑब्जेक्ट की अलग अलग इंफॉर्मेशन, इमेजेस आपको दे देते हैं, ठीक है। देन as a tool of precision agriculture, global positioning system satellite broadcast signal that allow GPS receiver to calculate their position. This information is provided in real time, meaning that continuous positioning information is provided while in motion. Having pieces location information at any time allow crop, soil and water measurement to be मैप्ड। इसमें क्या बताया कि जैसा आपका जो एग्रीकल्चर है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो ये जो सैटेलाइट्स होती हैं, ये सैटेलाइट्स क्या करती हैं, अब जैसा मैंने बताया कि आपकी पृथ्वी की चारों तरफ ये सैटेलाइट्स होंगी, तो अलग अलग सैटेलाइट्स अलग अलग एंगल से इमेजेस को सेंस करेंगी, ठीक है। अब सेंस कर रही हैं तो ऑब्ज़र्व करती हैं, तो अगर वो ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो मोशन में भी है तो वो उसकी भी फ़ोटो को कैच कर लेंगे। उसमें अगर चेंजेस आ रहे हैं तो वो उसको भी ऑब्जर्व कर लेते हैं, है ना। अलग अलग सैटेलाइट्स अलग अलग एंगल से ले रही हैं, तो एज ए टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उसमें कितना चेंज आया वो आपको पता चलता रहेगा, ठीक। तो वही यहाँ पे क्या, अगर हम इन द सेंस एग्रीकल्चर के देखेंगे तो वो किस में काम आएगा। अब जैसे आपकी क्रॉप है, उसकी ग्रोथ हो रही है, तो छोटी से लेके बड़ी क्रॉप हो रही है ना, तो पर डे में चेंजेस आया ना उस क्रॉप की ग्रोथ में, हाइट में चेंजेस आएगा, इसीलिए 3D बोला था, तो हाइट में चेंज आएगा, ब्रेड्थ में चेंज आएगा, ठीक। देन वहाँ की सॉइल्स के बारे में, सॉइल्स को देख लिया जाता है कि सॉइल्स की कंडीशन कैसी है, मैपिंग्स देख ली जाती है, जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ना। एंड वाटर मैनेजमेंट टू बी मैप, तो वहाँ पे वाटर कितना है, मॉइस्चर कितना है, तो ये क्या होता है, ये सारा सेंसर के थ्रू ये इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट कर ली जाती हैं, और इसका में जो सैटेलाइट्स में जो रिसीवर होते हैं वो इनको रिसीव करते हैं। देन GPS make use of series of satellite that identify the location of farm equipment within a 3 मीटर ऑफ एन एक्चुअल साइट इन द फील्ड। तो यहाँ पे हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग GPS को देख रहे हैं, तो ये क्या करता है कि जो विद इन 3 मीटर की जो रेंज होगी, उस रेंज में कोई इक्विपमेंट होगा, वो उसके बारे में आपको सटीक जानकारी दे देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ सैटेलाइट्स होती है, एक सैटेलाइट नहीं, बहुत सारी सैटेलाइट्स होती हैं, तो वो उनसे कवर करके उसकी पोजीशन, एक्यूरेट पोजीशन आपको बताने की कोशिश करते हैं, ठीक। देन आपका आएगा द मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ GPS इन एग्रीकल्चर इज़ फॉर यील्ड मैपिंग एंड वेरिएबल रेट फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड एप्लीकेटर। तो जो GPS का सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कंडीशन या यूज़ किस में किया जाता है कि हमको किस रेट से, कितने अमाउंट में कोई अगर फर्टिलाइज़र देना है तो हमें कितने रेट में देना है, ठीक है, या फिर पेस्टिसाइड देना तो वो कितनी रेट में देना है, या कितनी रेट में अप्लाई करना है, और यील्ड कैसे आ रही है, और उन सब का मैप बना देता है। ये कैसे बना देता है? क्योंकि ये जो सेंस करता है उस सेंस के आधार पर आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई रिक्वायरमेंट कितनी है, या कितना प्रोडक्शन है, कितना नहीं है, ठीक है। तो ये सारा का सारा डाटा एक्चुअली मिल के चलता है, ठीक है, इसीलिए इसको जियो इन्फॉर्मेटिक बोला गया है। GPS का काम है अपनी लोकेशंस और अपनी डाटा को सेंस करना, डाटा को भेजना। GIS का काम अपना अलग होता है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो डाटा को कलेक्ट करेगा, इन्फॉर्मेशंस को देखेगा, पुराने नए डाटा सबको मिक्सचर करेगा, ठीक। और रिमोट सेंसिंग का क्या होता है, तो वो कंडीशन के अकॉर्डिंग लोकल, किसी लोकल एरिया की और वेदर कंडीशन, कोई ख़राब कंडीशन हो तो उसमें मेज़र करेंगे, वो भी डाटा प्रोवाइड करवाने का काम करेगा, समझ रहे हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका GPS आर इम्पोर्टेंट। अभी यहाँ पे यूजेस हम लोग इसके देख रहे हैं कि GPS आर इम्पोर्टेंट टू फाइंड आउट द एक्चुअल लोकेशन in the field to assess the spatial variability and site specific application of the input।
तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई एरिया है, अगर वहाँ पे स्पेशली किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं, तो वो उस लोकेशन के चेंजेस को भी ऑब्ज़र्व कर लेता है और वो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देता है। ठीक है। देन द पोजिशनल हॉरिजॉन्टल एक्यूरेसी ऑफ द जीपीएस कैन बी द ऑर्डर ऑफ 20 मीटर। अगर हॉरिजॉन्टली देखा जाए जीपीएस की पोजीशन, तो वो हो सकता है कि कोई अगर किसी ऑब्जेक्ट का वो लोकेशन बता रहा है तो वो उस एरिया के 20 मीटर की रेंज में होगी, है ना। देन बात आती है आपकी, इन ऑर्डर टू अचीव द रिक्वायर्ड एक्यूरेसी स्पेशली नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर, द जीपीएस हैज़ टू बी ऑपरेटेड इन अ डिफरेंटली कॉर्पोरेटेड पोजीशन मोड, दैट इज़ DGPS। तो यहाँ पे क्या बताया है कि जो आपका, अगर हम देखें प्रॉपर एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो हमें क्या चाहिए, प्रिसीजन एग्रीकल्चर के लिए एक्यूरेसी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम जीपीएस की को डिफरेंटली कोरिलेटेड पोजीशन में देखेंगे, जिसको हम बोलेंगे DGPS। DGPS क्या होगा, यहाँ पे ये अलग अलग सैटेलाइट्स या अलग अलग पोजीशन से उसको कन्वे करेगा और प्रॉपर एक्यूरेसी बताएगा कि अलग अलग जगह से अलग अलग सैटेलाइट से देखेगा कि भाई एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो उन तीनों से उसकी पोजीशन क्या है। तो उससे क्या होगा, जब अलग अलग जगह से पता चलेगा तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा बेटर होगी। ठीक है। देन हम फिर इसी का सेकेंड पॉइंट जो रहेगा, जैसे हमने पढ़ा था जियो रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स। तो रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स क्या हो जाती हैं भाई, देखिए रिमोट सेंसिंग जो है, रिमोट सेंसिंग मतलब ही होता है कि किसी भी चीज़ को दूर से ऑब्ज़र्व कर लेना। ठीक है, बिना छुए उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर लेना, उसके इमेजेस को कलेक्ट कर लेना, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, उसको हम रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, रिमोट सेंसिंग इज़ द साइंस ऑफ मेकिंग इन्फेरेंस अबाउट मटेरियल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम मेजरमेंट मेड एज डिस्टेंस विदाउट कमिंग इनटू फिजिकल कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी। जैसे कि हम ही देख लीजिए, हम किसी को देखते हैं तो हमारी आंखों से हम उसके बारे में उसको देखते हैं, बिना छुए उसकी पूरी इमेज हम कैप्चर कर लेते हैं। अब जो हम वो इमेज कैप्चर कर लेते हैं तो वो क्या है, रिमोट सेंसिंग है। एक्चुअली क्या है कि हमारा हम बिना छुए उसको वो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। देन सेकेंड तो आएगा फिर, अ रिमोट सेंसिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सेंसर टू कलेक्ट द रेडिएशंस एंड अ प्लेटफॉर्म एंड एयरक्राफ्ट, बलून, रॉकेट, सैटेलाइट्स और इवन ग्राउंड बेस्ड सेंसर सपोर्टिंग स्टैंड ऑन विच अ सेंसर कैन बी माउंटेड। तो मतलब क्या होता है रिमोट सेंसिंग का, तो पहली चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि दूर से किसी भी चीज़ किसी भी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को ले लेना। ठीक, अब दूसरा काम क्या हो जाएगा कि एक ये क्या होता है, सेंसर होता है। तो ये क्या करेगा कि इसको, अब सेंसर को कहीं ना कहीं पोजीशन तो चाहिए ना जहाँ से वो सेंस कर पाए, तो इसे या तो एयरक्राफ्ट पे लगा दिया जाता है या फिर आपके जो बलून्स, उड़ने वाले जो बलून्स आते हैं ना, उनमें लगा देते हैं, रॉकेट्स में लगा दिया जाता है, सैटेलाइट्स में लगाए जाते हैं। और जैसे हम ही लोग यूज़ करते हैं कि जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए कैमरेज का यूज़ करते हैं, हम हमारी सेल्फ़ी के लिए कैमरे का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सेम काम ये किसी एक जगह पे पोजीशन कर दिया जाता है। अब आप देख लीजिए जनरल हमारे कॉलेजेस में, स्कूलों में कैमरे लगे होते हैं, तो वो क्या एक जगह से सेंस करते हैं। ठीक है, वही है ये रिमोट सेंसिंग। देन फिर आएगा, करेंटली अ नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट इमेजिंग सिस्टम आर ऑपरेटिंग यूजिंग रिमोट सेंसिंग सेंसर। ठीक है, तो सम ऑफ द करेंट इमेजेस सिस्टम फ्रॉम स्पेसक्राफ्ट प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, फ्रेंच नेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। तो ये क्या है, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं। अब हमारे इंडियन का ही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड सैटेलाइट वाला है। तो ये क्या करते हैं कि अलग अलग, जैसे इंडिया की सैटेलाइट है तो वो लॉन्च करते हैं, अपनी अपनी अलग अलग कंट्री हैं, फ्रेंच की है स्पोर्ट कहते हैं, रसिया की है, अमेरिका की है। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, सैटेलाइट्स अर्थ जो उपग्रह हैं उन उपग्रह को पृथ्वी के सराउंडिंग में छोड़ देते हैं। अब उनको सराउंडिंग में छोड़ने से क्या होता है कि वो उनके साथ में कैमरेस होते हैं, तो वो उससे प्रॉपर इमेजेस देते हैं जिससे मैप बनते हैं, है ना। देन फिर आता है आपका डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर फिनोमिना।
are proceeding on assumption that agricultural landscape feature have consistently identifiable signature on the type of remote sensing data। तो आप इससे क्या हो जाएगा कि जो अभी कृषि में परिघटनाएं चल रही हैं, कृषि कहीं आपने खेती की है तो उसको डिटेक्ट करेगा कि भाई कौन से खेत में या कितने एरिया में कितनी क्रॉप बोई गई, कौन सी क्रॉप बोई गई है, उसको आइडेंटिफाई कर देगा। देन फिर ये फ़ोटो जो इमेजेस हम ले रहे हैं तो ये इमेजेस से पता चल जाता है कि भाई किस तरीके की क्या क्या लगाया गया है ना, मॉनिटरिंग कर लेंगे। और फिर उस तो और वहाँ का लैंडस्केप कैसा है, ठीक है, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इन इमेजेस के थ्रू हम कलेक्ट कर लेंगे और वो एक तरीके का डाटा हो जाएगा, सिग्नेचर डाटा हो जाएगा हमारे पास, पुख्ता सबूत के तौर पे आप इसको एज ए यूज़ कर सकते हो कि भाई ये चीज़ें इतने इतने एरिया में होती हैं। और देखिए जो हमें इन्फॉर्मेशंस आती हैं जनरल कि इतने हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में इतने हेक्टेयर है, हरियाणा में इतने हेक्टेयर गेहूँ लगाया गया, तो ये रेंज कहाँ से आती है, वो इसी तरीके से डाटा को कलेक्ट किया जाता है। अब मैनुअली तो आप जाके ले नहीं सकते कि सब गांव जाके डाटा कलेक्ट करें, तो सेंसर के थ्रू उनका यूज़ किया जाता है, वो डाटा हम कलेक्ट करते हैं। दिस आइडेंटिफाइबल सिग्नेचर आर रिफ्लेक्शन ऑफ क्रॉप टाइप, स्टेट ऑफ मैच्योरिटी, क्रॉप डेंसिटी, क्रॉप जियोमेट्री, क्रॉप वेगर, क्रॉप मॉइस्चर एटसेट्रा। तो ये क्या होता है कि जो आइडेंटिफाइड सिग्नेचर अगर आप बात करते हैं एज ए प्रूफ यूज़ करते हैं तो इनसे और क्या क्या चीज़ें हमको पता चल जाती हैं। तो ये सिग्नेचर क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि किस प्रकार की जो क्रॉप का टाइप है, मतलब कौन सी फसल है, ठीक, और किस सीज़न की फसल है, उसका अभी वो कितना कौन सी एज में है, मेच्योरिटी स्टेज में है, नहीं इमेच्योर है, और उसकी डेंसिटी मतलब कितने एरिया में लगाई गई है, और फिर उसकी जियोमेट्री कैसी है कि भाई कौन सा शेप दिया गया उसको, ठीक है, और उसमें चेंजेस कितने हैं, उसमें नमी कितनी है। तो ये सारी चीज़ें हम इससे ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। देन ये समझ लीजिए यूजेसी हैं इसके। द डिटेक्शन ऑफ फीचर्स टू अ लार्ज एक्सटेंट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सेंसर यूज एंड द पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यूज इन सेंसिंग। तो जो डिटेक्शन का जो फीचर है वो किस पे ज़्यादातर डिपेंड करेगा कि हाँ किस तरीके का सेंसर है, जैसे कि हमें कितनी अच्छी हमारी फ़ोटो आएगी वो किस पे डिपेंड करेगा कि वो अपना हमारा कैमरा कितना अच्छा है। सिमिलर ऐसा ही होता है कि यहाँ पे सेंसर कितना अच्छा है और वो किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे काम कर रहा है। तो सभी की जो बैंडविड्थ होती हैं वो सभी को गिवन होती हैं अलग अलग, तो उनके बेसिस पे ये क्या करते हैं, काम करते हैं। तो उसको कौन सी बैंडविड्थ मिली है तो वो किस ब्रिथ पे जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम उसका प्रॉपर काम करेगा। देन आपका तीसरा पॉइंट आ जाता है GIS या फिर जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो GIS क्या होता है, तो GIS इज कंप्यूटराइज्ड डाटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम which can be used to manage and analyze special data relating crop productivity and agronomic factor। तो इसमें अगर देखा जाए तो हम जो पर्पस ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर के मैं बताऊंगा तो क्या होगा कि GIS जो होगा वो कंप्यूटराइज्ड डाटा होता है। जैसे इन सेंसरों के थ्रू जो डाटा कलेक्ट होता है सैटेलाइट्स के थ्रू, ये जो डाटा कलेक्ट होता है वो डाटा को क्या कर दिया जाता है ऐप्स के थ्रू सिंपली, या आपके उसमें इनको एनालॉग किया जाता है, उनकी एनालिसिस होती है। तो जब एनालिसिस होने के बाद नया और पुराना डाटा देखा जाता है, अलग अलग सन का अलग अलग टाइम का सारा डाटा इसके अंदर स्टोर होता है। तो वो स्टोरेज डाटा को मिला के देखता है सिमिलरिटीज़ कितना है, डिफरेंस कितना है, इस एज में इस ईयर में कितना प्रोडक्शन था, कौन सी क्रॉप लगी थी। तो ये सारे डिफरेंस को, सारे डाटा को ये क्या करता है अपने अंदर स्टोर करके रखता है और ये एग्रोनॉमिकली सपोर्ट करता है कि भाई अब कौन सी क्रॉप लगानी चाहिए, किस वेदरिंग कंडीशन ऐसी है, तो सजेशन देने में ये प्रॉपर हेल्प करता है किसानों को। देन GIS कैन डिस्प्ले analyze information in maps that allow better understanding of interactions among yield, fertility, pest, weeds and other factors and decision making based on such special relationship। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, तो ये क्या करता है मैप्स बना देता है, मैप बनाने के अकॉर्डिंग उस हिसाब की वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे देता है कि भाई कौन सी कितना पेस्ट लग सकता है, या फिर उसके लिए हम क्या कौन सा पेस्टिसाइड यूज़ करें, कैसी फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी के हिसाब से कौन सी क्रॉप लगाएं, यील्ड कितनी होगी, यील्ड कितनी हुई थी ज़्यादातर। तो ये सारा का सारा
पुराना डाटा भी आपको शो कर देता है, जो क्या करता है, मदद करता है किसानों की या हमारी, ताकि हम सही से क्रॉप का जो चुनाव करें वो अच्छा सही चुनाव करें, सही फसल लगाएं, कौन सी फसल कितने दिन में कटेगी, हमारे यहाँ का मार्केट रेट क्या है, ये सारी चीज़ें ये हमको हेल्प करता है। देन मैनी फार्म इंफॉर्मेशन सिस्टम FIS आर अवेलेबल। ठीक है, तो मैनी फार्म इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या हो जाएगा, मैनी फार्म इंफॉर्मेशन मतलब बहुत सारे अलग अलग फार्म्स होंगे, उनका जो पुराना डाटा होगा वो सारा का सारा, ठीक, वो एक सिस्टमेटिकली प्रेजेंट होगा, तो उसको हम फार्म इंफॉर्मेशन सिस्टम बोल देंगे। आर अवेलेबल विच यूज सिंपल प्रोग्राम टू क्रिएट अ फार्म लेवल डाटाबेस। ऑन एग्जाम्पल ऑफ सच FIS इज LORIS जिसको हम बोलते हैं लोकल रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल मॉड्यूल्स विच इनेबल टू डाटा इंपोर्ट, जनरेट और रोस्टर files by different grinding methods, and the storage of raster information in a database, the generation of digital agro resources map, the creation of operational map etc। तो यहाँ पर वो चीज़ क्या बताना चाह रहा है कि यही देखिए, तो मैनी फार्म इंफॉर्मेशन सिस्टम है। अब मान लीजिए उसने एक गांव, एक उत्तर प्रदेश है स्टेट, मान लीजिए एक स्टेट में से 5-7 डिस्ट्रिक्ट चूज किए। अब उन 5-7 डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग लोकेशन से उसने क्या करा है, अलग अलग फार्म्स की इन्फॉर्मेशन को गैदर किया है। अब उन इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के बाद वो सिंपली प्रोग्राम करेंगे, ठीक है, और वहाँ के लोकल कंडीशन को देखा जाएगा। तो इससे क्या हो जाते हैं, इस तरीके से मॉड्यूल बना लिए जाते हैं, सिस्टम बना लिए जाते हैं इन सभी का उपयोग करके, और उसके हिसाब से फिर नई नई रिपोर्ट्स उनको ग्रीड कर दिया जाता है कि भाई छटनी कर लिया जाता है कि अच्छा ऐसी कंडीशन होगी और ऐसी ऐसी कंडीशन होगी तो हमको क्या करना है, किस कंडीशन में क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें ये यहाँ से हमको रोस्टर करता रहता है कि सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करेगा, मिलाएगा, मिलाने के बाद जो अच्छी चीज़ें होंगी वो अलग कर देगा, बुरी चीज़ें होंगी वो अलग कर देगा। तो उस बेसिस पे पूरा डाटा क्लियर हो जाता है। तो हम डिसीजन मेकिंग में क्या रहेंगे, अगर हमें कौन सी क्रॉप लगानी है उस बेसिस पे हम और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या होंगी वो सब बढ़ जाएंगी, तो हमें इनसे बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। Then a comprehensive farm GIS contain base maps such as topography, soil type, NPK and other nutrient level, soil moisture, pH etc. Data on crop rotating, tillage, nutrient and pesticide application, yield etc. can also be stored। तो क्या होता है, ये क्या करता है कि बहुत सारे मैप को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। अब मैप स्टोरेज मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन का स्टोरेज। तो बहुत सारे, अब मान लीजिए सपोज दैट एक एरिया है, उस एरिया का वो वहाँ पे मैप बना लेता है कि भाई नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, तो उस पूरे एरिया में कहाँ कितना कितना, कहीं मान लीजिए 100% दिखा रहा है, कहीं 50% दिखा रहा है, कहीं 20% दिखा रहा है, ऐसे ही फॉस्फोरस का और ऐसे ही पोटेशियम का, तो उनका परसेंटेज कितना है। तो इससे क्या फर्टिलिटी पता चलती है मृदा की, तो फर्टिलिटी मैप इसको बोल देंगे। वो आप वहाँ से उसके थ्रू देख सकते हो मिट्टी कैसी है, वो उसके थ्रू देख सकते हो मिट्टी में नमी कैसी रहती है, वो देख सकते हो वहाँ का pH रेंज क्या है। ये सारा का सारा उस मैप पे ये क्या करता है, इंडिकेट कर देता है। तो और जैसे क्रॉप कौन सी लगाई गई थी, कब टिलेज की गई, उसमें पेस्टिसाइड कौन सा लगा था, या एप्लीकेशन कौन से की करी गई थी, कितनी करी गई थी, यील्ड कितनी थी। तो ये सारा डाटा आपको यहाँ से GIS के थ्रू मिल जाता है। देन बात आती है, GIS इज यूजफुल टू क्रिएट फर्टिलिटी, वीड एंड पेस्ट इंटेंसिटी मैप विच कैन देन बी यूज फॉर मेकिंग मैप्स दैट शो रिकमेंडेड एप्लीकेशन रेट ऑफ न्यूट्रेंट और पेस्टिसाइड। सिमिलर चीज़, तो सेम चीज़ अभी मैंने बताई। तो इससे क्या करता है कि वो ग्रेडिंग कर लेता है, उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब जब इन्फॉर्मेशन मिल गई तो वो आपको सही बता दे कि भाई अगर आपको मान लीजिए पेस्टिसाइड चाहिए, पेस्ट लगा है आपके खेत में, तो वो आपको नोटिस कर देगा कि इतना पेस्ट लगा है, तो इस हिसाब से हमें इतना रिक्वायरमेंट होगा। फर्टिलिटी तो मैप बना देगा कि यहाँ पे ऐसा पेस्टिसाइड इतने लगे हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैनेजमेंट क्या कर रहा है हमको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर हम उस बेसिस पे मैनेजमेंट करेंगे, और मैनेजमेंट के बाद क्या अंतर आया वो सब पता चल जाएगा। तो ये वो पूरी मैप बना के सारी इन्फॉर्मेशन को थ्रू द मैप के पहुंचाता रहता है। आफ्टर दैट हमारा आएगा तीसरा पॉइंट इस पूरा उसका
तो क्या समझे आप, या फिर हम इसका उपयोग कैसे करेंगे, एप्लीकेशन कैसे करते हैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स का अपने प्रिसीजन एग्रीकल्चर में या सटीक खेती में कैसे उपयोग करेंगे हम जियो इन्फॉर्मेटिक्स का। ठीक है, तो प्रिसीजन फार्मिंग एम्प्लॉयज अ सिस्टम इंजीनियर अप्रोच टू क्रॉप प्रोडक्शन वेयर इनपुट्स आर मेड ऑन एज नीड बेसिस। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा प्रिसीजन फार्मिंग होते हैं या फिर एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक इंजीनियरिंग सिस्टम या इंजीनियरिंग दृष्टिकोण से देखते हैं। ठीक है, उस दृष्टिकोण से देखने के बाद क्या करते हैं कि वो जितनी ज़रूरत होती है उतना ही इस्तेमाल चीज़ों का करें। ठीक है, तो वो एज ए नीड बेसिस एंड was made possibly by recent innovations in the information and technology such microcomputers, geographical information system, remote sensing, positioning technologies and automatically control farm machinery। तो क्या बताया कि जो ये जो टूल्स हैं डिफरेंट जीपीएस जीआईएस है ना, तो ये क्या करते हैं, ये इनने इस चीज़ को पॉसिबल कर दिया है कि कितना रिक्वायरमेंट है वो आपको बता देंगे और वो ये भी बता देंगे कि कितना देना है। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी का उपयोग है एग्रीकल्चर में। देन it is a holistic approach to manage spatial and temporal variability in agriculture land at micro level based on integrated soil plant information and engineering management technologies as well as economic। तो ये क्या है कि ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, मतलब एक तरीके से एकीकृत है। इसमें क्या हो जाएगा कि सारी चीज़ें जो इंजीनियरिंग को भी अब अलग अलग ब्रांचेस का सभी का उपयोग करके उनका उपयोग करने के बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट किसी फील्ड को देने का काम इसके थ्रू किया जा सकता है। ठीक है, कि वहाँ की मतलब सॉइल प्लांट इन्फॉर्मेशन सारे के सारे चीज़ों का क्या हो जाएगा, एक चक्र बन जाएगा और वो आपस में क्या हो जाएंगी, इंटरलिंक हो जाएंगी, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगी, तो वो बेटर रिस्पॉन्स कर पाएंगे। ठीक देन it is well known that soil resources and weather vary across space and over time. Give this inherent variability, management decisions should be specific to time and place rather than rigidity, schedule and uniform। तो क्या है कि भाई देखिए, अलग अलग समय पे सबको पता है कि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग सीजन्स में अलग अलग जगहों पे अलग अलग इन्वायरमेंट रहता है। ठीक, अलग अलग क्रॉपें लगाई जाती हैं, तो उन क्रॉप के अनुसार वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा होगा या कैसा है या कैसा था ये पता चल जाएगा, तो उसके अनुसार आप क्रॉप लगा पाएंगे, है ना। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको उसके बेसिस पे स्पेशल डाटा मिल जाएगा कि उसमें चेंजेस कितना कर सकते हैं या फिर पहले से अब तक क्या चीज़ सिमिलर चली आई है और क्या इसमें बदलाव आए हैं और या हमें क्या बदलाव करना चाहिए, तो वो क्या करेगा, आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। ठीक है, और सही जगह पे एक टाइम पे किस टाइम पे क्या लगाना, टाइम का आपको मदद कर देगा, प्लेस का आपको मदद कर देगा, आपके लिए एक शेड्यूल बना देगा। ये सारा मिला जुला के चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं जिसका आप लगातार यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे कि पहले आपको खेतों पे कब पानी देना है, बरसात के भरोसे बैठे नहीं पता है। अब हमारे यहाँ पे क्या है, पंप है, हम पंप का यूज़ कर लेते हैं। पंप का यूज़ करके हमने जब सिंचाई चाहिए तब हमने सिंचाई दे दी। अब सिंचाई का पता करने के लिए कैसा है खेत, कैसी है माहौल, कैसी है, हमारे पास मोशन मीटर है, हमने मोशन नाप लिया उस कि हाँ अब हमें ज़रूरत है। तो ये टूल्स ही तो हैं जिनका हम यूज़ कर रहे हैं। अब ये टूल्स क्या हैं, इंजीनियरिंग टूल्स हैं। और जीआईएस जीपीएस और जियो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, ये सैटेलाइटिकल टूल्स हैं। ये मतलब ये अल्ट्रा एज में चले जाओ, हम और अपग्रेड हो गए। इन टूलों का तो हम ज़मीनी तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उनका हम एरियल तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, देन आता है आपका प्रिसीजन एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स टूल फॉर tailoring production input to specific plot within a field, thus potentially reducing input cost and increasing yield and reducing environmental impacts by better matching inputs applied to the crop needs। तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या कर रहा है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर प्रोवाइड कर रहा है वो उनको यंत्रों को जो कि क्या कर रहे हैं कि जिस समय पे कितना रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जज करके बता रहे हैं कि भाई इतना रिक्वायरमेंट है, इतना सीड चाहिए,
इस सीड को इतने टाइम पे पानी चाहिए, इस पानी के साथ में इस टाइम पे फर्टिलाइज़र, इस टाइम पे पेस्टिसाइड, इतने इतने अमाउंट में चाहिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, एक इम्बैलेंस। अब जैसे देखिए, इन चीज़ों का अगर हम सही उपयोग करेंगे तो हम क्या फर्टिलिटी रेट को ज़्यादा दिनों तक, फर्टिलाइज़र है, हम बहुत सारा फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, बहुत सारी खाद यूरिया डाल रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं हार्म कर रहा है ना, तो वो बचा देगा। अगर वो बचेगा तो आपकी ज़मीन की फर्टिलिटी ज़्यादा दिनों तक बनी रहेगी। ठीक, सिमिलर टाइप के क्रॉप्स कौन सी लगा रहे हैं, अब भाई रोटेशंस करते रहना चाहिए क्रॉप का, ये आपको मदद कर देगा। ठीक, उससे क्या होगा कि आपकी एक तो खेत की कंडीशन सही बनी रहेगी, आपको यील्ड उपज अच्छी मिलती रहेगी, और साथ साथ में क्या रहेगा, इन्वायरमेंट भी अच्छा बना रहेगा, है ना। देन हम चलते हैं आगे कि और क्या एप्लीकेशंस हैं ये कहाँ, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन प्रिसीजन एग्रीकल्चर कवर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। तो डाटा कलेक्शन और इंफॉर्मेशन इनपुट। तो ये जो आपका सटीक कृषि है ये क्या है, 3 पहलुओं को कवर करती है। कौन कौन से पहलू को, जो डाटा को कलेक्ट करेगा और उसकी इंफॉर्मेशन इनपुट के रूप में, दूसरा उसको फिर क्या करेगा, एनालाइज करेगा। ठीक, एनालाइज करेगा इन प्रिसीजन इंफॉर्मेशन, और उसको छोटा और सटीक बनाएगा। फिर देन रिकमेंडेशन और एप्लीकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, फिर वो रिकमेंड करेगा। ठीक है, सटीक जानकारी या सिफारिश या जानकारी का अनुपयोग करेगा। मतलब क्या है यहाँ पे कि हम जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं तो इनको 3 फेजेस में देखते हैं। पहला फेज़ क्या रहेगा, पहले फेज़ में हम बताएंगे कि क्या क्या डाटा क्या है। दूसरे फेज़ में क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा, अच्छा वो डाटा कैसे कैसे उसको पूरा काम करेगा, उसके ऊपर प्रोसेस करेगा, देन आपको रिकमेंडेशन देगा। ठीक, देन आएगा आपका डाटा कलेक्शन फॉर सॉइल इज़ डन बेसिकली टू अंडरस्टैंड इनहेरेंट वेरिएबिलिटी फैक्टर कंट्रोलिंग क्रॉप ग्रोथ एंड यील्ड। तो जो जैसे कि डाटा सॉइल का, मृदा का ही देख लीजिए, मृदा का अगर हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो किस लिए करते हैं, वहाँ की जो इनहेरेंट वेरिएबिलिटी है, मतलब कि वहाँ की जो फर्टिलिटी स्टेटस थी, टेक्सचर था, स्ट्रक्चर है, अगर उनमें कोई चेंज आया है तो कितना चेंज आया है, क्यों आया है, ये है ना। या फिर उसकी जो मतलब पहले से इनहेरेंट कैपेसिटी है उसमें बदलाव आ रहा है कि नहीं है, उसकी क्षमता में अभी भी कमी आई है, बढ़ावा हुआ है, तो ये उसके थ्रू हम इसके थ्रू देख सकते हैं। देन आएगा हमारा कन्वेंशनल अप्रोच फॉर सॉइल वेरिएबिलिटी मैपिंग इज़ कॉमनली डन थ्रू मैनुअल ग्रिड सैम्पलिंग एंड इंटरपोलेशन थ्रू जियोस्टैटिकल टेक्निक फॉर होल एग्रीकल्चर लैंडस्केप। तो इसमें क्या बताया है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो चेंजेस आ रहे हैं कन्वेंशनल, जो आपके चेंजेस, पारंपरिक चेंजेस आ रहे हैं, पहले हम जैसी पारंपरिक खेती करते थे उसमें अब हमारा बदलाव आ रहा है, तो उस बदलाव को हम क्या मैपिंग कर लेते हैं, या चीज़ों को देख लेते हैं कि कितना बदलाव आया है और उनमें से क्या चीज़ कॉमन है। ठीक है, फिर उसको हम क्या करेंगे, छटनी कर लेंगे। छटनी करने के बाद कि फिर हम वहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ देखेंगे, और उन भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से तकनीकें कौन सी अच्छी रहेंगी, उन तकनीकों का उपयोग करेंगे, और जिससे क्या होगा कि वहाँ का एग्रीकल्चर डेवलप हो, है ना। देन आपका आ जाएगा फिर The inherent variability can be correlated with the variability map of yield to develop causes and effect relationship. So this may help to develop relatively homogeneous management zone. Such sampling are costly and time consuming. तो क्या होता है कि देखिए बहुत सारा एरिया जो हमारा है, तो वहाँ पे अगर जब इन डाटाओं का यूज़ होता है तो वो क्या कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी फील्ड में सिमिलर टाइप की क्रॉप्स लगाई जाएं, और वहाँ की मिट्टी सिमिलर काइंड की होगी, तो इन्फॉर्मेशन इनको कलेक्ट करने में दिक्कत ना हो, और पैसे भी बचें। ठीक, तो ताकि पैसे बचेंगे, इनपुट का सोर्स कम होगा। अब छोटे से एरिया को एनालाइज करना पड़ेगा, चाहे बड़े एरिया को एनालाइज करो, काम लगभग उतना ही करना पड़ता है, थोड़ा सा सैंपल साइज बढ़ जाता है और कुछ नहीं। जैसे कि मान लीजिए आपको एक खेत से मिट्टी लेनी है, उसका pH इसी नापना है, फिर आपको मान लीजिए बहुत सारे खेतों से मिट्टी लेनी है और अलग अलग खेतों की लेनी है, एक है 10 हेक्टेयर का और एक मान लीजिए 1 हेक्टेयर, और 10 हैं 1-1 हेक्टेयर के,
तो आपको एक एक वाले 10 हेक्टेयर से डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, जबकि जो 10 हेक्टेयर का अकेला था वहाँ से एक जगह से ही डाटा से काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें बताने की कोशिश की है इन्होंने, ताकि होमोजीनियस मैनेजमेंट हो पाए, एक तरीके से सारा काम हो पाए, है ना। देन द स्कोप ऑफ रिमोट सेंसिंग डाटा हैज़ बीन वाइडली studied and looking more closely at how the spectral response of soil can be linked to various soil properties and characteristics। यहाँ पे हमें क्या बताया कि जो रिमोट सेंसिंग है उसके थ्रू जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो कितना एक्यूरेट है, उसकी जो एक्यूरेसी है या फिर वो कितना क्लोजली देखा गया है। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, उसकी स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स पे, कि भाई स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, मतलब जैसे कि जो रेडिएशंस आ रही हैं तो वो रेडिएशंस को कितना एब्जॉर्व कर रहा है, कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, वो रिफ्लेक्शन से पता चल जाता है डाटा, वो वहाँ से क्या हो जाता है कि ये जब रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद जो सैटेलाइट्स होती हैं वो उसको रिसीव करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को। ठीक, उन रेडिएशंस को कलेक्ट करती हैं, फिर एनालाइज करती हैं और एनालाइज करके बताती हैं कि यहाँ पे वहाँ के डाटा वहाँ के कंडीशन को बताती हैं और एक मैप तैयार कर देती हैं, है ना। तो उससे आपकी सॉइल की प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा क्या है, मतलब उसका चरित्र कैसा है या गुण कैसे हैं, विशेषता क्या है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिस्पॉन्स कर जाती हैं। देन रहेगा as an alternate to conventional laboratory soil analysis, hyperthermal remote sensing, which is non-destructive, cost-effective, and capable of spatial prediction, has been investigated for suffer soil characterization। जैसे कि अगर सॉइल की बात हम जब करते हैं तो हम जो कन्वेंशनली यूज़ कर रहे हैं, लैब का यूज़ करते हैं सॉइल टेस्टिंग के लिए, जैसे पीएच निकालना, ईसी निकालना, हाइड्रोजन नाइट्रोजन निकालना, फॉस्फोरस पोटेशियम, या फिर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक मैटर निकालना। तो ये सारा हम जो कन्वेंशनली कर रहे हैं ये क्या कर सकते हैं, रिमोट सेंसिंग के थ्रू हो सकता है, या फिर ये जियो इन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू हो सकता है। तो ये क्या रहेगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा, ये आपका टाइम बचाएगा, पैसा बचाएगा। ठीक है, और ये स्पेशल टाइप का गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड करवा देगा। ठीक, तो भाई अब एआई की दुनिया है, तो एआई की दुनिया के हिसाब से थोड़ा अपग्रेड होना किसानों का भी बनता है ना। तो उसी पे ये काम चलते हैं, उसी के लिए ये बस नया सब्जेक्ट है। फिर आता है आपका हाइपर स्पेक्ट्रल इमेज डाटा और इमेज स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक, विच में नैरो एंड कंटिन्यूस बैंड प्रोवाइड्स नियर लेबोरेटरी क्वालिफाइड रिफ्लेक्टिव इंफॉर्मेशन, हैज़ द कैपेबिलिटी टू ऑब्टाइन नॉन विजिबल इंफॉर्मेशन ओवर अ स्पेशल व्यू इन अ लार्ज स्केल। तो मतलब क्या होता है, जो आपका ये हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजेस हैं जो बनाई जाती हैं या सेंसर्स के थ्रू ये जो बन रही हैं, तो ये इमेजेस क्या करेंगी, बहुत नैरो होती हैं। ठीक, और कुछ चीज़ें में मतलब ये सटीक भी होती हैं और कहीं कहीं ये डिफ्लेक्ट भी करती हैं, फेल भी होती हैं, क्योंकि हम ऑन लैंड बेसिस पे जो जज करते हैं वो ये अभी तक इतना एक्यूरेट नहीं कर पाती है। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस भी बैठ जाता है। ठीक, चलिए, तो इसी के साथ अब ये हम कंप्लीट करेंगे वीडियो। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।